अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोगों का 8वां लेसन है, 8वां लेक्चर है और पिछले टर्न पे हमने काफ़ी तफसीली तज़किरा ये पढ़ा था कि क़ुरैश हकीकत में कौन लोग हैं और क़ुसै इब्न किलाब जो कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5th जनरेशन के दादा हुए ये, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद जो थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम, उनके वालिद अब्दुल मनाफ और उनके वालिद जो थे क़ुसै इब्न किलाब। क़ुसै इब्न किलाब का पॉलिटिकल रोल ये था मक्का के अंदर ख़ास तौर पे, वो ये कि जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के खानवादे के बहुत सारे कबाइल थे उनको जमा करके क़ुसै इब्न किलाब ने अपनी लीडरशिप में काबे को बनु खुज़ा के कब्जे से आज़ाद कराया था। और ये जो कन्फेडरेशन बना था, ये जो अलायंस बना था, जिसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये कलेक्शन जो था, ये जो कोलैबोरेशन था, ये जो कन्फेडरेशन था, इसका दर हकीकत नाम क़ुरैश है, जो कि बार बार कुरान के अंदर तो यानी कई उतने बार इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन एक पूरी सूरह है कुरान के अंदर, सूरह क़ुरैश, वो इन्हीं पे मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह वो भी हम 1-2 लेक्चर के बाद उसको पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे। लेकिन अहादीस अगर आप पढ़ते हैं और सीरत पढ़ते हैं तो ये नाम जो है क़ुरैश बार बार आएगा। तो ये वो कबीला है जो इस्माइली कबीला है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से, और इनको कब्जा हासिल हुआ मक्के के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 200 ईयर्स पहले तकरीबन। तो अब यानी 3 चेंजेस जो पॉलिटिकल हुए हैं अरब की हिस्ट्री में। पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम की आमद हुई और जुर्हुम कबीले की हुकूमत कायम हुई थी मक्के के ऊपर। फिर उनकी हुकूमत 2000 साल चली, फिर बनु खुज़ा की हुकूमत कायम हुई। बनु खुज़ा के दौर में हमने पढ़ा कि शिर्क और बहुत सारी बिदात जो है उस दौर में शुरू हुई, लेकिन फिर बनु खुज़ा को डिफीट करके क़ुसै इब्न किलाब ने क़ुरैश कन्फेडरेशन की हुकूमत जो है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, क़ुरैश की हुकूमत जो है मक्के के ऊपर कायम की और अब क़ुरैश की ही हुकूमत रहेगी। तो लिहाजा पॉलिटिकली अब आपको कोई मेजर चेंज जो है प्री इस्लामी पीरियड में नहीं पढ़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह, तो आपको यानी याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क़ुरैश की हुकूमत जब कायम हो गई है तो अब हम थोड़ा सा क़ुरैश के कल्चर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम क़ुरैश के कल्चर को समझें, हमने जाहिलिया को बहुत तफसीली तौर पे समझा था पिछली बार, और हमने बताया था कि जाहिलियत जो है उससे मुराद क्या है इस्लामी इस्तिलाह में, और कुरान और सुन्नत में अगर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है तो इससे क्या मुराद होता है। फिर मैंने बताया था कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाहिलियत का मतलब कुछ और होता है, और जब कुरान और सुन्नत में आम माना में इस्तेमाल किया जाए जाहिलियत तो उससे मुराद कुछ और चीज़ होती है। जब हिस्ट्री में हम दौरे जाहिलियत पढ़ते हैं तो इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले या आपकी नबूवत से पहले जो अरब का दौर था उसको दौरे जाहिलियत कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरानी इस्तिलाह में, तो जाहिलियत के बारे में मैंने आपको बयान किया था कि हर वो नज़रिया जो हकीकत पर बेस्ड नहीं हो, जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं हो, जो अदल व इंसाफ पे बेस्ड नहीं हो, वो जाहिलियत है। फिर हमने आपके सामने ये बात भी रखी थी कि हर वो नज़रिया, हर वो तसव्वुर, हर वो आइडियोलॉजी और हर वो सिस्टम जो इस्लाम से क्लैश कर रहा है, टकरा रहा है, तो गोया कि वो हकीकत पे बेस्ड नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम का जो निज़ाम कायम किया है या जो कुरान और सुन्नत का नुज़ूल किया है तो वो अपने इल्म से किया है, और अल्लाह का इल्म हर एतबार से कामिल होता है ना, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो जो शय अल्लाह के इल्म के मुकाबले में आएगी ज़ाहिर है वो कामिल नहीं हो सकती, और जो अल्लाह के सही इल्म के मुकाबले में आ जाएगी वो ज़ाहिर है कि गलत होगी। तो मासिवा इस्लाम के तमाम जो निज़ाम ज़िंदगी है उसका वो पहलू जो इस्लाम से टकराता है वो इस्लामी इस्तिलाह में जाहिलियत है, क्योंकि वो हकीकत पे बेस्ड नहीं है, और हकीकत का इल्म जो है वाक़ियतन सिर्फ अल्लाह को है। तो अल्लाह के इल्म से जो चीज़ नाजिल हुई है उसकी मुखालिफ जो चीज़ होगी ज़ाहिर है वो हकीकत पे बेस्ड नहीं होगी। वो तमाम नज़रियात जो हैं वो दर हकीकत जाहिलियत कहलाते हैं। तो ये वाला टर्म जो है वो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों पे क्लियर हो गया होगा। अब हम क़ुरैश के कल्चर के बारे में थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे,
और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें इंडिविजुअल इंसिडेंट्स के कलेक्शन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पजल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को एज अ कलेक्टिव, एज अ होलसम मैसेज के तौर पे हमें देखना। और ये चीज़ तभी मुमकिन है जब हम सियाक़ो सबाक़ समझेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, जिस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की शुरुआत की है, या जिस माहौल में आपकी पैदाइश हुई है। फिर इस्लामी अहकामात हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे अहकामात होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम कुरैश की उस इमीडिएट कल्चर से वाकिफ़ होंगे, जिस कल्चर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और आपने उस कल्चर से जो है अपनी दावती तहरीक की शुरुआत की। तो हमें, जब मैं यहाँ अरब कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो अब तक जितनी बातें हमने की थी वो तो हमने यानी डिटेल में बात कर ली थी, लेकिन अब जब भी हम अरब कल्चर की बात करेंगे तो दर हकीकत वो कुरैश के कल्चर की बात होगी, है ना, स्पेसिफिकली कुरैश के कल्चर की बात होगी। जनरली तो यानी तमाम अरब के लिए वो ट्रू होगी, लेकिन वी आर मोर कंसर्न विद द कल्चर, विद द इकोनॉमी, विद द लाइफ स्टाइल ऑफ कुरैश, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत अव्वलीन उन्हीं में हुई। ठीक, तो आइए अब हम समझते हैं कुरैश के बारे में। अच्छा, आपके सामने जो वर्ड है जाहिलियत, हम कहते हैं ना इस्लाम से पहले की जो पीरियड है उसको दौरे जाहिलियत कहते हैं। तो इस टर्म से बहुत लोगों के जहन में एक गलत मफहूम जो है वो कुरैश के बारे में कायम हो चुका है। अरब के बारे में आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि वो जाहिल थे। उर्दू जबान में जाहिल जो है वो दूसरे सेंस में इस्तेमाल होता है, और इस्लामी इस्तिलाह में जाहिलियत जो है वो दूसरे सेंस में इस्तेमाल होती है। इस फर्क को न समझने के नतीजे में हमारी एक वेग अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरैश जो थे या अरब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल होते थे। जो हमारी उर्दू की वर्ड है ना जाहिलियत या जाहिल होना, वो अलग माना रखता है ना। और जब हम इस्लामी इस्तिलाह में कहते हैं कि कुरैश और अरब के अंदर जाहिलियत थी, तो उससे मुराद कुछ और होता है। इस दोनों के फर्क को नहीं समझेंगे तो बहुत रॉन्ग नोशन हमारा अरब के कल्चर के बारे में होगा, है ना। जैसे आम हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका ये समझता है कि अरब तो एकदम पढ़ले दर्जे के जाहिल लोग थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था दुनिया के बारे में। ठीक है, न उनको लिखने पढ़ने का ढंग था, न उनको हुकूमत करने का ढंग था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, पहली चीज समझ लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां इग्नोरेंस था, है ना। लेकिन अरब की जाहिलियत इज नॉट दी जाहिलियत अंडरस्टूड इन उर्दू जबान। ठीक है, जैसे हम उर्दू में किसी को जाहिल कह देते हैं, उससे मुराद होता है पढ़ा लिखा नहीं, अनइन्फॉर्म्ड है। लेकिन अरब की जो जाहिलियत थी या जो प्री इस्लामिक जाहिलिया जो हम कहते हैं, वो दर हकीकत वैसी नहीं थी जैसा हमें यानी आमतौर पर समझा जाता है कि बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते। बल्कि मैं आपको चंद चीजें आपके सामने वाजा करूंगा तो समझ में आएगी कि अरब जो है वो लिटरेरी एतबार से बहुत एडवांस थे। लिटरेरी, मैं साइंटिफिक बात नहीं कर रहा, फिर समझ लीजिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था अरब के यहाँ, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वैसे उस जमाने में कहीं भी नहीं था वर्ल्ड में, लेकिन ये है कि बहरहाल रोमन एंड पर्शियन एम्पायर में फलसफे वगैरह का रिवाज था वहाँ, यानी कुछ हद तक जो आप यूं समझ लीजिए कि जो नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक टेम्परामेंट बट प्री साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा बहुत मौजूद था। अरब के अंदर वो चीज नहीं थी। यानी अगर साइंटिफिक कंपैरिजन करेंगे तो अरब बहुत पीछे थे। उसकी भी वजूहात हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन लिटरेरी एतबार से अरब बहुत बहुत एडवांस थे और बहुत काबिल लोग थे। ठीक है, इसी वजह से कुरान जब नाजिल हुआ है तो बहुत फसीह और बलीग अरबी में नाजिल हुआ है। कुरान की अरबी जो है वो हम और आप उसकी असल खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो जबान की खूबसूरती है, उसका जो असलूब है, कुरान का जो अंदाज है, बहुत बड़े बड़े वसीय मफहूम को बहुत ही सहल तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से और दिल को छू लेने वाला अंदाज जो कुरान का है अरबी जबान के अंदर, वो तर्जुमा में यानी वो चीज़ उतर नहीं सकती। और चूंकि हम अरब के कल्चर से वाकिफ नहीं हैं, हम अरब के बात करने के असलूब से वाकिफ नहीं हैं, हम इस बात से वाकिफ नहीं है कि अरब जो बात करता था तो किस तरीके से बात करता था, अरब जो शायरी पढ़ता था तो किस तरीके से पढ़ता था। तो जब तक इन चीज़ों से इंसान वाकिफ नहीं होता है ना, तब तक किसी भी कलाम की खूबसूरती को वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता है ना। मिसाल के तौर पे आप गालिब की पोइट्री लेके बैठ जाइए और आप इस बात से वाकिफ ही नहीं हैं कि गालिब अपने अशआर में चंद अल्फाज को किस माना में इस्तेमाल करते थे, है ना। या आप इस बात से वाकिफ ही नहीं है कि गालिब की जिंदगी किस नहज की थी और गालिब अपनी जिंदगी में किस किस्म की परेशानियों और चैलेंजेस को फेस करते थे, तो आप गालिब के अशआर के पीछे छुपे हुए माना को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप सिर्फ जबानदानी की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत जबान गालिब ने इस्तेमाल की है या बहुत यानी ज़बरदस्त उर्दू इस्तेमाल की है, लेकिन आप गालिब के उस खूबसूरत उर्दू को सही मानों में अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक कि आप
पूरी की पूरी गालिब की ज़िंदगी से वाकिफ़ ना हों, आप जब तक कि गालिब ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो आम तौर पे उर्दू में किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, फिर गालिब ने उन अल्फाज को किस माना में बयान किए हैं, या गालिब ने आम तौर पे इस्तेमाल हो रहे उर्दू के अल्फाज में कौन सा माना चढ़ा के बयान किया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो लिटरेचर में यानी किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को समझने के लिए, यानी आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को रियली अप्रिशिएट करने के लिए ट्रांसलेशन और वर्ड के माना जान लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस कल्चर को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यानी आप इंग्लिश कल्चर से अगर वाकिफ नहीं हैं तो इंग्लिश की जो पोइट्री है उसको अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में या उर्दू में तो आप उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज शराब की तारीफ करता है तो वो सर्टेन चीज़ों को मान के करता है ना। जब अंग्रेज जो है वो खेतों की तारीफ कर रहा है तो उसके जहन में खेत का कुछ और ही तस्वुर है। अंग्रेज जब गर्मी की तारीफ, जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश पोएट्स जो होते हैं वो वार्म सनी डे की तारीफ करते हैं, यानी धूप वाले दिन की बड़ी तारीफ करते हैं। उनके अशार में इंग्लिश पोएट्री में आप देखेंगे, स्पेशली जो इंग्लैंड के पोएट है, अमेरिकन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ब्राइट सनी डे की या मतलब यूं समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं कि गर्म सुबह की बड़ी तारीफ करते हैं, है ना। हमारे यहाँ ये चीज काबिल तारीफ नहीं है, हम कहें कि वाह कितनी गर्म सुबह है, तो ये कोई काबिल तारीफ चीज नहीं है। तो अगर मैं उसका तर्जुमा आपको कर दूं तो आप उस चीज की खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, हमारे जो माहौलियात है मुख्तलिफ है, हमारी ज्योग्राफी मुख्तलिफ है ना। तो इसके लिए हमें इंग्लिश कल्चर जानना जरूरी है कि वो ठंडा इलाका है ना, वहाँ बारिशें खूब होती हैं, तो वहाँ जब धूप निकलती है, वहाँ जब वो आग के सामने बैठता है तो वो उसको कंफर्ट महसूस होता है ना, उसको अच्छा लगता है। हम जब आग के सामने बैठते हैं तो बड़ी परेशानी महसूस होती है, हमें तो गर्मी से निजात चाहिए। हमारे यहाँ बारिश होती है तो उस पर जो है पोएम लिखी जाती है, हिंदी में आप पोएम्स पढ़ें तो उसमें बारिश की तारीफ है, और बारिश होने से जो मट्टी के अंदर से जो सूंधी खुशबू निकलती है उसकी तारीफ। लेकिन ये बारिश जो है वो अंग्रेजों के लिए उतनी यानी बहुत काबिल तारीफ चीज नहीं, क्योंकि उनके कल्चर में बारिश कॉमन है, उनके यहाँ गर्मी जो है काबिल तारीफ की। तो कल्चर टू कल्चर जो है सेम चीज की खूबसूरती, सेम चीज का अप्रिशिएशन, सेम चीज का इंपॉर्टेंस चेंज हो जाता है। जब इंपॉर्टेंस चेंज हो जाता है तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल जब अशार के अंदर, लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर होता है तो खूबसूरती को आप अप्रिशिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके कल्चरल बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें यानी अरब के कल्चर और खुसूसन कुरैश के कल्चर को समझना जरूरी है, तभी हम कुरान की जो एक जेनरिक ब्यूटी है, इवन इफ वी आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन अरबिक, हम अरबी बहुत ज्यादा नहीं भी जाने, तब भी हम कुरान के जो एक जेनरिक ब्यूटी है उसको हम तर्जुमे में भी तभी रियलाइज कर पाएंगे जब हम कल्चरल प्रोनाउंस्ड फैक्टर्स को समझ पाएंगे। अगर मेरी बात मैं अब ज्यादा इसमें यानी थोड़ी बात एब्स्ट्रैक्ट हो रही है तो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा डेजर्ट लाइफ के बारे में आपके सामने बात रखना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अपनी आवाज को थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। तो ये मैं अभी तक बातें क्यों बता रहा था कि हमें कल्चरल वाकफियत जरूरी है ओवरऑल इस्लाम की और कुरानी स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और जाहिल और जाहिलिया जो है वो जो हमारे यहाँ उर्दू में समझी जाती है बातें और जो अरब के लिए इस्तेमाल होती है जाहिलिया, उसमें फर्क। अब हम डेजर्ट लाइफ के बारे में चंद चीजें आपके सामने रखते हैं, फिर आप जो है कुरान की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर पाएंगे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फसीह और बलीग कलाम को, आपके खुतबों को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप मेरे साथ चंद चीजें इमेजिन करें, थोड़ा यानी जो चीजें मैं चाह रहा हूं कि आप सोचें वो मेरे साथ सोचें। डेजर्ट लाइफ कैसी होती है? देखिए हम सब जो है सिटी लाइफ के आदी हैं या गांव की लाइफ के भी अगर आदी हैं तो वो गांव की लाइफ जो है वो डेजर्ट लाइफ से बहुत मुख्तलिफ है। डेजर्ट लाइफ कैसी होती है कि इंसान जो है वो रेगिस्तानी जिंदगी जब गुजारता है तो रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता कि घर जो है बिल्कुल सारे के सारे जुड़े हुए हों। सिटी के अंदर देखते हैं सारे मकानात एक दूसरे से जुड़े होते हैं, स्पेस कम होती है। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है कि काफी खुली जगह होती है, इंसान अपने आसपास देखता है तो खाली जगह बहुत होती है, यानी स्पेस ज्यादा होता है, लोगों की आबादी कम होती है। डेजर्ट में कभी भी जो है वो वैसी पॉपुलेशन नहीं होती बिल्कुल, यानी घर बगल बगल बने हुए हैं और रिच और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज डेजर्ट में नहीं होते। तो डेजर्ट लाइफ की खुसूसियत होती है स्पेस ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं। जहां स्पेस ज्यादा होगा, लोग कम होंगे, वहां लोग अकेले वक्त भी बहुत ज्यादा गुजारेंगे, यानी अकेलापन का एक एलिमेंट, लोनलीनेस का एक एलिमेंट वहां होगा। जब सिटी लाइफ में इंसान रहता है हर वक्त जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, आप घर में आ रहे हैं, हर वक्त जो है आपकी किसी न किसी से बातचीत ही हो रही, तो तन्हाई का एलिमेंट आपके अंदर बहुत कम।
लेकिन डेजर्ट में इंसान रहता है तो जब चूंकि डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होता तो स्पेस ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं। जब स्पेस ज्यादा होगा, लोग कम होंगे, इंसान अपने इर्द गिर्द देखेगा तो खाली जगह बहुत पाएगा, ठीक है, अपने आप को तन्हा भी पाएगा। जब इंसान खाली जगह पाता है, तन्हाई को पाता है, तो उसके अंदर एक खास चीज पैदा होती है, वो थिंकिंग, सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। आपकी और हमारी जिंदगी में सोचने की सलाहियत बहुत कम है। अगर हम सुबह उठते हैं, ऑफिस को निकल जाते हैं, वहां ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, शाम को लौट के आते हैं तो थक जाते हैं, जाहिर है फिर कुछ खाना पीना होता है, फिर आराम करना होता है। जब इंसान ज़हनी तौर पे दिन भर थका हुआ है तो फिर उसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि बहुत गहरा गौर व फिक्र करे। थोड़ा बहुत गौर व फिक्र होता है, स्टडी होती है, ठीक है, लेकिन आम जो इंसानी जिंदगी है हमारे सोसाइटी की, वो ये कि सुबह से शाम तक काम करना या स्टडी करना या कॉलेजेस जाना, यानी बहुत मशगूल जिंदगी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि इंसान के ख्यालात, इंसान के थॉट प्रोसेस, इंसान की क्रिएटिविटी, इंसान का इमेजिनेशन जो है बहुत लिमिट हो जाता है, उसको वक्त ही नहीं मिलता चीजों को इमेजिन करने। इसके उलट आप देखें, अरब के अंदर चूंकि फ्री टाइम ज्यादा था, अरब के पास जो है वो पब्लिक और पीपल इंटरेक्शन उस तरह नहीं था, तो उनके अंदर जो सोचने की सलाहियत ज्यादा थी, इमेजिनेशन की सलाहियत नेचुरली इंक्रीज होती है। जब इंसान की इमेजिनेशन की सलाहियत बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी चीजें पर गौर व फिक्र करता है। जब गौर व फिक्र करता है तो उस जबान में, जिस जबान में इंसान वो गौर व फिक्र करता है, उस जबान के अल्फाज में इजाफा होता है ना। मिसाल के तौर पे, यानी जिस लैंग्वेज के लोग, जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, उस लैंग्वेज में वर्ड्स बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अंग्रेजी जबान में कंपैरेटिवली अरबी के मुकाबले में बहुत कम वर्ड्स हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। तो यानी वर्ड्स के कम होने की बुनियादी वजह यह होती है कि इंसान इमेजिन नहीं करता है। जब आप, मिसाल के तौर पे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सामने जो है वो टेबल रखा हुआ है, अगर आप टेबल के बारे में कुछ भी सोचते नहीं है, इमेजिन नहीं करते, तो आप टेबल का एक ही नाम जानेंगे, टेबल। लेकिन फिर आप अगर टेबल पे ही गौर व फिक्र करने लगे तो फिर टेबल का कुछ और नाम भी रखेंगे, उसको यानी कहेंगे लकड़ी का सामान, या ये कहेंगे 4 पांव वाला बेड, है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या फिर उसको आप ये कहेंगे कि वो यानी कुछ भी ऐसा आप नाम दे सकते हैं उसको। तो गोया कि इंसान जब किसी चीज पर गौर व फिक्र करता है तो सेम चीज को मुख्तलिफ एंगल से देख के उसको मुख्तलिफ नाम देता है, ठीक है। तो इमेजिनेशन का लाजमी नतीजा ये होता है कि लैंग्वेज रिच हो जाती है, लैंग्वेज रिच हो जाती है, वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब वर्ड्स ज्यादा होते हैं, इमेजिनेशन ज्यादा होती है, तो इंसान के अंदर पोएटिक टेंडेंसीज बढ़ती हैं। पोएटिक टेंडेंसी क्या है? पोएम क्या होती है बेसिकली? पोएम इज एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशंस यूजिंग वेरियस वर्ड्स, यूजिंग वेरियस कंपैरिजंस, है ना, और अपने जज्बात को खूबसूरत अल्फाज में ढाल के लोगों के सामने पेश करना। और जज्बात और क्रिएशन ये बढ़ता ही तब है जब इंसान जो है खाली बैठता है। तो डेजर्ट लाइफ का लाजमी नतीजा ये था कि लैंग्वेज बहुत रिच हो गई, अरब की जबान बहुत रिच हो गई, अरब के अंदर पोएट्री का जज्बा बहुत पैदा हो गया, अरब के अंदर जो है वो ख्यालात, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई, ठीक है। तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्ट लाइफ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि अरबी जबान जो है बहुत रिच हो गई, ठीक है, और अरब जो है वो क्रिएटिविटी में बहुत आगे हो गए। और क्रिएटिविटी में आगे होने का नतीजा ये होता है कि सेम चीज को वो कई मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। अगर वो पहाड़ को भी देखते ना तो 10 तरीके से पहाड़ की खूबसूरती बयान करते हैं, 10 तरीके से पहाड़ की तारीफ करते हैं। अगर वो बारिश को देखते तो उसको यानी 50 तरीके से बारिश की खूबसूरती को बयान करते। क्यों? क्योंकि इंसान के पास जब, यानी अब जाहिर है डेजर्ट लाइफ में आप हैं, बारिश कभी कभी हो रही है, कभी कभी हो रही है, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो चीज बहुत खूबसूरत आपको महसूस होगी, खूबसूरत महसूस होगी, और आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा है और आपकी जबान पे महारत हासिल है, तो आप उस चीज को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बयान करेंगे। थोड़ा मैं बात को जरा तवील कर रहा हूँ, बस बताना यह मकसूद है कि अरब के अंदर जो है शेर व शायरी का जज्बा बहुत बढ़ गया, ठीक है। अरब के अंदर जो है लिंग्विस्टिक जो एक्सप्रेशन के क्वालिटीज हैं वो बहुत बढ़ गई। अरब के अंदर लिटरेचर जो है बहुत डेवलप हो गया, अरब के अंदर क्रिएटिविटी बहुत डेवलप हो गई, ठीक है। अरब का अपने नेचर से ताल्लुक बहुत मजबूत हो गया, ठीक है। अरब का रेगिस्तान से ताल्लुक बहुत मजबूत हो गया, अपने इलाकों से ताल्लुक बहुत मजबूत हो गया था। ये सारी चीजें नेचुरल कंसिक्वेंस थी डेजर्ट लाइफ की, ठीक है।
तो ये बताना मकसूद था कि जो अरब जो थे उस सेंस में जाहिल नहीं थे जिस सेंस में हम समझते हैं, बल्कि वो पोएट्री में बहुत एडवांस थे, लिटरेचर में बहुत एडवांस थे, ओरल ट्रेडिशन में, है ना। अब जाहिर है जिस सोसाइटी के अंदर पोएट्री आम होगी, जिस सोसाइटी के अंदर शेर व शायरी का जज्बा ज्यादा होगा, जिस सोसाइटी के अंदर जो है वो अपनी बात को खूबसूरत तरीके से पेश करने का जज्बा ज्यादा होगा, वो सोसाइटी में ओरेटर्स बहुत पैदा होंगे। जाहिर है जो आदमी लैंग्वेज पे कमांड अच्छा रखता है वो अच्छा ओरेटर बनता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दो चीज जरूरी होती है, अच्छा यानी अच्छे खतीब के लिए दो चीज जरूरी होती है, एक ये कि उसको जबान पे महारत हासिल हो, दूसरा ये कि वो सामने वालों की जहनियत को जानता हो, ठीक है। तीसरी चीज कॉन्फिडेंस भी जरूरी होती है, लेकिन जब ये दो चीज होती है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है। तो ओरल ट्रेडिशन जो है अरब के अंदर, खिताब का जज्बा, लोगों के सामने तकरीरें देने का जज्बा, ये सारी चीजें नेचुरल आउटपुट थी, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था डेजर्ट लाइफ का, ठीक है। अच्छा, जब जबान पे आपको महारत हासिल हो गई, जब पोएट्री पे आपको महारत हासिल हो गई, जब लिटरेचर पे आपको महारत हासिल हो गई, और जब रेगिस्तान के अंदर आपको हर कहीं भी सफर करना होता था, तो जाहिर है कि रास्ते उनको पूरे के पूरे याद रखने पड़ते थे, वरना तो मैप तो था नहीं उनके पास, जीपीएस तो था नहीं। तो ये चीजें नेचुरली उनके लिए इतनी रिक्वायर्ड बन गई थी कि अरब अपनी मेमोरी में बहुत माहिर हो गए थे। मैं ये चीजें कुरैश के कल्चर की और अरब के कल्चर की बिलउमूम जो प्रोनाउंस्ड चीजें हैं, सिग्निफिकेंट चीजें हैं, वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट जो हैं, वेस्टर्न स्कॉलर, चंद एतराजात उठाते हैं इस्लामी ट्रेडिशंस के ऊपर, तो उसका जवाब भी आपको यहीं से मिलेगा। जब वक्त आएगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि ये चंद चीजें आपके जहन में जो है महफूज हो जाएं कि अरब पोएट्री में बहुत माहिर थे, अरब लिटरेचर में बहुत माहिर थे, अरब के यहाँ पोएट्स की बड़ी कदर थी, खतीब बहुत अच्छे माने जाते थे, क्रिएटिविटी उनकी बहुत ज्यादा थी, नेचर से ताल्लुक उनका मजबूत था, ठीक है, और उनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि इंसान के अंदर जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, उस चीज की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है, ये अल्लाह ताला ने रखा है। मिसाल के तौर पे मैं बता दूं, आपको कहीं ट्रैवल करना होता है किसी नई जगह, तो आप जो है बगैर जीपीएस के नहीं ट्रैवल कर सकते, लेकिन हमारे वालिद वगैरह और उनके अब्बा यानी दादा वगैरह हमारे किसी भी अननोन जगह चले जाते थे पहले, और वहां एक बार चले जाते थे तो दूसरी बार फिर यानी बिल्कुल आराम से वहां पहुंच जाते थे, एक बार में ही उन्हें रास्ते याद हो जाते थे। क्यों याद होते थे? क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उनके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं थे। तो जब कहीं ट्रैवल करते थे पूरे जहन को हाजिर रख के ट्रैवल करते थे, तो वो चीजों को बिल्कुल यानी महफूज कर लेते थे अपने जहन के अंदर। तो उनकी जो हिफ्ज की सलाहियत थी, रास्तों को याद रखने की सलाहियत थी, वो हमसे 1000 दर्जे बेहतर थी। हम अपने ऑफिस भी अगर जा रहे हैं ना डेली, तो भी जीपीएस हमारे पास है, तो जीपीएस है तो हमें ऑफिस का रास्ता भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर। तो जब जरूरत नहीं पड़ती तो हमारी जो है याद रखने की सलाहियत कम होगी। उसी तरह पोएट्री है ना। हाँ, आप देखते हैं कि आपके दादा वगैरह जो पढ़े लिखे होते थे, जिन 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 लोगों के दादा वगैरह बहुत पढ़े लिखे, वो अशार पोएट्री वगैरह बहुत अच्छे से याद रखते थे। आपको 4 लाइन सही से याद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारी जो मेमोरी लॉस और हमारे अंदर जो याद करने की सलाहियत की कमी है, उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव, हम फोन में सेव करके रखते हैं हर चीज, ठीक है। तो इंसान को जिस चीज की जरूरत पड़ती है ना और मजबूरी उसकी बन जाती है, फिर वो सलाहियत उसके अंदर नेचुरली पैदा हो जाती है। तो हमारे बाप दादाओं से भी 1000 दर्जे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी अरब को सर्वाइव करने के लिए और ट्रेवल करने के लिए और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और अपने आप को सोसाइटी में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए और अपने आप को सोसाइटी का पार्ट बनाए रखने के लिए, कि वो लैंग्वेज में माहिर हो, वो पोएट्री में माहिर हो, वो जबान को बहुत अच्छे से जानता हो, है ना, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, वो आप यानी उसके मेमोरी पावर बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं, आप जो पढ़े तारीख के अंदर, कि अरब सहाबा कराम जो होते थे, या खुद इमाम शाफई सहाबी नहीं है, तबे ताबई हैं, लेकिन फरमाते हैं कि मैं 15 साल का था, 10 साल का था और मुझे 15,000 अरबी अशआर याद थे, 15,000 पोएम्स ऑफ अरबी, ठीक है, वो उनको जबानी याद थे 10 साल की उम्र में। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो शेर व शायरी उनके सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी। तो इसके जरिए उनकी मेमोरी जो है वो बहुत मजबूत थी, सहाबा कराम की मेमोरी बहुत मजबूत थी, अरब की बिलउमूम मेमोरी बहुत मजबूत थी। ये सारे डेजर्ट लाइफ के खास फीचर्स थे। अब डेजर्ट लाइफ का दूसरा खास फीचर क्या था? दूसरा खास फीचर ये था कि ड्रिंकिंग, शराब से मोहब्बत जो है अरब के अंदर बहुत ज्यादा थी। मैं सारी बातें प्री इस्लामी पीरियड की बात कर रहा हूँ, कुरैश के कल्चर की खुसूसन और उमूमन तमाम अरब के अंदर ये चीजें पाई जाती थी। शराब से बड़ी मोहब्बत, जिस चीज से अरब को मोहब्बत हो जाए, अब जैसा कि आपने समझ लिया बात को, कि जिस चीज से अरब मोहब्बत करने लगता है, फिर उसकी खूबसूरती को, उसकी खासियत को अशार में बयान करता है, पोएट्री में बयान करता है। लिहाजा जो शराब है उस पर जो है हजारों अशार प्री इस्लामिक पीरियड के आपको जो है अरबी जबान के अंदर मिलेंगे, बहुत यानी
जो जब शराब की तारीफ करने पे उतरते थे तो बहुत लंबी लंबी शराब की तारीफ, मुख्तलिफ अंदाज से शराब की खूबी बयान करते थे। और यानी ये सारी चीजें अंडरस्टूड है कि जिस कल्चर में जिस चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है, फिर वो सारे लोग भी उस चीज की तरफ रागिब हो जाते हैं, है ना। मिसाल के तौर पे हमारे कल्चर में चंद चीजों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है इंडियन मुस्लिम्स के दरमियान। तो यानी आम तौर पे जब बच्चा बड़ा होता है उसी सोसाइटी के अंदर, तो उस चीज की तरफ अट्रैक्शन उसको महसूस होता है ना। तो अरब के अंदर भी चूंकि शेर व शायरी का रिवाज था और खिताबत का रिवाज था, और फिर शराब को बहुत पसंद करते थे, तो शराब पे वो अशार पढ़ते थे, शराब को बहुत ग्लोरीफाई करते थे। तो जो अरब का बच्चा बड़ा होता था, जैसे ही बड़ा होता था वो भी शराब से मोहब्बत करने लगता था। तो शराब वाज आल्सो, ड्रिंकिंग वाज आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अरब कल्चर, स्पेशली जो है कुरैश के अंदर ड्रिंकिंग बहुत कॉमन फीचर था। अब आप जानते हैं कि जहाँ शेर व शायरी का मामला होगा, जहाँ ड्रिंकिंग का मामला होगा, जहाँ हुस्न को अप्रिशिएट करने का मामला होगा, वहाँ औरतों के साथ जो है फिर औरतों का मामला भी इन्वॉल्व होगा। तो एडल्ट्री जो थी, यानी कि ज़िना जो था, वो कॉमन हो चुका था अरब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर शख्स जो है अरब के अंदर ज़िना करता था, बहुत से अच्छे खानदान भी थे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम था। बनु हाशिम बिल उमूम सबसे शरीफ खानदान, यानी जब वो मुशरिक थे, जब वो ईमान नहीं भी लाए थे, दौरे जाहिलियत में भी जब वो रहते थे, तो वो बुत परस्त थे। बुत परस्ती के बावजूद उनके यहाँ ज़िना नहीं था आम, शराब थी, लेकिन उस तरह से वो शराबी नहीं थे जो यानी आम अरब होते थे। फिर उनके यहाँ ज़िना का रिवाज नहीं था उस तरह से, ठीक है। उनके यहाँ जो है वो शादी ब्याह का रिवाज सही तरीके का था। उनके यहाँ जो है औरतों की इज्जत का मामला था। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ऐसे खानदान में भेजता है जो अपनी सोसाइटी के बेस्ट खानदान होता है। तो बनु हाशिम जो था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो था, कुरैश का एक कबीला था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बनु हाशिम जो है सबसे शरीफ तरीन खानदान था जो अरब के अंदर, अगरचे वो मुशरिक थे, मुशरिक होने के बावजूद उनके अंदर जो है बहुत सी अच्छी क्वालिटीज थी। जैसे करेज बहुत ज्यादा था। करेज जो है वो यानी बहादुरी अरब के अंदर बिल्कुल आम थी, हर कबीले के अंदर लोग बहादुर हुआ करते थे। लेकिन बनु हाशिम के अंदर शराफत भी थी, ईमानदारी भी थी, ठीक है। और एडल्ट्री, ज़िना वगैरह का रिवाज बनु हाशिम में नहीं था। तो ये खुसूसियत थी बनु हाशिम की। लेकिन आम तौर पे अरब के अंदर ज़िना बहुत कॉमन था, है ना, औरतों के साथ ज़िना। और शादीशुदा मर्द जो है वो हजार हजार सौ सौ शादियां कर लेते थे। शादी का भी उस तरह से इस्मत नहीं थी, कोई तसव्वुर नहीं था, कोई एक बाउंडिंग पैक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये सारी बुरी चीजें जो है वो अरब कल्चर का इंटीग्रल पार्ट हो चुकी थी। तीसरी चीज जो इंटीग्रल पार्ट थी अरब कल्चर की, वो थी ट्राइबल वॉर्स, ठीक है। ट्राइबल वॉर बहुत कॉमन थी अरब के अंदर, यानी एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर हमला करता, उनके माल को लूट लेता, उनकी औरतों को गुलाम बना लेता, ये कॉमन चीज थी। अच्छा, इसका नतीजा क्या होता था कि हर कबीले के लोग बहादुरी को और फाइटिंग स्किल को मैंडेटरी समझते थे। जाहिर है, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां सुबह शाम आप पे कभी भी हमला हो सकता है, तो आप अपने बच्चों को इस तरह तैयार करेंगे कि वो मजबूत रहें, है ना, वो फाइटिंग स्किल रखें। तो अरब का जो ट्राइबल स्ट्रक्चर था उसमें फाइटिंग स्किल फॉर मेन वाज मैंडेटरी, ठीक है। तो जब जिस सोसाइटी के अंदर वॉर कॉमन होती है, जिस सोसाइटी के अंदर रेड्स कॉमन होती है, जिस सोसाइटी के अंदर लड़ना इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, उस सोसाइटी में औरतों की इज्जत उस तरह नहीं होती। ये भी नेचुरल बात है, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि जिस सोसाइटी में करेज को, बहादुरी को, प्रोटेक्शन को, फाइटिंग स्किल को बहुत जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस किया जाएगा, या जिस सोसाइटी के अंदर वॉर एक नेसेसरी चीज बन जाएगी, उस सोसाइटी में औरत जाहिर है कि मर्द की तरह बिल उमूम फाइटिंग स्किल नहीं रखती। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी सहाबियात थी जो लड़ने की सलाहियत रखती हैं, आज भी बहुत सारी औरतें होती हैं जो लड़ने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन एक जनरल लेवल पे, एक जेनरिक स्केल पे मेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें भी कोई इंसान जो है वो यानी एतराज करे फिजिकली कम से कम कि मेन आर मोर स्ट्रॉन्ग देन वुमेन, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। इससे यानी नेचर का इनकार करना है। यानी बायोलॉजिकली भी मेन आर 1.6 टाइम्स मोर मस्क्यूलर ऑन एन एवरेज देन वुमेन। दे हैव मोर फाइटिंग स्किल, दे हैव मोर यानी जो फाइट हार्मोन्स होते हैं वो मर्दों के अंदर ज्यादा होते हैं नेचुरली। तो और पहले तो ये चीजें और ज्यादा होती थी। तो ऐसी सोसाइटी में जिसमें वॉर जो है वो इनएविटेबल हो, जिसमें हर वक्त रेड का खतरा हो, हर वक्त लूटपाट का खतरा हो, हर वक्त जंग का खतरा हो, वैसी सोसाइटी में औरतों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि औरत खुद से डिफेंड भी नहीं कर सकती है, और औरत को डिफेंड करने के लिए एक मर्द भी चाहिए होता है। तो अरब के अंदर एक बहुत ही खबीस किस्म की चीज पैदा हो गई, बहुत ही बुरी चीज पैदा हो गई। वो ये कि वो औरतों की इज्जत
कम करते 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 इस मुकाम पे पहुंच गए कि अरब जो अपने घर में बेटी के पैदा होने को बहुत बुरा चीज तसव्वुर करता था। सारे लोग ऐसे नहीं थे। फिर मैं बता दूं, हमारे यहाँ जब ये चीजें पढ़ी जाती हैं तो हमें लगता है कि तमाम अरब ऐसे ही थे। नहीं, तमाम लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन ये चीज प्रीडोमिनेंट थी, प्रेवेलेंट थी। बहुत से खानदान थे जिसमें ये चीज नहीं थी, लेकिन प्रेवेलेंट थी ये चीज। जिस सोसाइटी में वॉर इतना ज्यादा होगा वहां मर्द की अहमियत और इज्जत ज्यादा होती है, क्योंकि मर्द जो है डिफेंड करता है अपने ट्राइब को। औरत उस तरह डिफेंड भी नहीं कर सकती, एंड शी इज इन अ नीड ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो औरत को एज अ लाइबिलिटी देखा जाने लगा। ये चीज कल्चरली धीरे धीरे चेंज हुई। जब लाइबिलिटी देखा जाने लगा तो लोग जो है औरत के पैदा होने को, फीमेल चाइल्ड के पैदा होने को बुरा तसव्वुर करने लगे। जब वो फीमेल चाइल्ड के पैदा होने को बुरा तसव्वुर करने लगे तो फिर अब वो धीरे धीरे करके ये करने लगे कि भाई औरत पैदा ना हो, बेटी पैदा ना हो, बेटा पैदा हो। और ये खबासत, ये बुराई इस दर्जे पहुंच गई, इस दर्जे ये यानी इस किस्म के गलत तसव्वुरात अरब के अंदर राइज हो गए थे कि बाज लोग अपनी जिंदा पैदा हुई बच्ची को भी जिंदा दफन कर देते थे। यानी ये यूं समझ लीजिए कि वहशियानेपन का, यानी दरिंदगी का इससे बड़ा कोई नमूना नहीं हो सकता कि इंसान की मासूम बच्ची उसके गोद में हो और वो उस जिंदा बच्ची को जिंदा दफन कर दे। इससे बुरी, यानी इंसानियत के मुंह पे इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता है ना, और इससे बड़ा गैर इंसानी कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रैक्टिस, ऑल्दो ये प्रैक्टिस बिल्कुल कॉमन और प्रिवेलेंट नहीं थी, लेकिन ये प्रैक्टिस थी। ये वाइल्ड प्रैक्टिस ऑफ बरीइंग फीमेल चाइल्ड वाज इफ नॉट प्रिवेलेंट देन एट लीस्ट इट वाज कॉमन। ठीक है, तो ये चीजें बहुत हद तक यानी जालिमाना, वहशियाना, दरिंदाना प्रैक्टिस जो है वो अरब के अंदर आ चुकी थी। तो आप ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके जहन में एक लिटरेरी एस्पेक्ट क्लियर हो जाए अरब का, एक कल्चरल एस्पेक्ट क्लियर हो जाए, यानी एडल्ट्री और शराब और पोइट्री वगैरह के को मद्देनजर आप अपने सामने रखिए, जो मैंने पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट की है। और फिर सोशल एविल जो था, जैसे मैं बता दूं एडल्ट्री, फिर डिस्टॉर्टेड मैरिज प्रैक्टिस, ठीक है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं अभी। और फिर ये कि जिंदा बच्चियों को दफन कर देना, ठीक है, जिना बिल जबर भी था और जिना बिल रजा भी था, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से जिना। तो ये सारी की सारी वाइल्ड प्रैक्टिसेस और एडल्ट्री जो है अरब के अंदर कॉमन थी। एक डिस्टॉर्टेड मैरिज प्रैक्टिस जो आप अपने सामने लिखा देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर मेरे, आप अगर देख पा रहे हो तो, वो ये थी कि एक औरत जो है वो 10 और 12 और 15 मुख्तलिफ लोगों से जो है वो जिस्मानी ताल्लुक बनाती थी। और फिर जो है वो जब वो यानी साहिब औलाद हो जाती थी तो फिर वो अपनी मर्जी से जिस मर्द को चाहती थी डिक्लेयर कर देती थी कि ये इसका बाप है, और उस मर्द को ये चीज तस्लीम करनी पड़ती थी। और ये चीज बहुत आम थी अरब कल्चर के अंदर। अगरचे बनु हाशिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था, उसके अंदर ये, उनके यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं थी, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो था रिलेटिवली इट वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड मोस्ट, यूं समझ लीजिए कि ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल खानदान था, ठीक, ऑनर्ड खानदान था। डिस्पाइट दैट शिर्क उनके यहाँ भी था और जो शराब वगैरह का मामला था वो उनके यहाँ भी था, ठीक है। तो इस किस्म की चीजें बहुत राइज थी अरब कल्चर के अंदर। तो मैंने आपके सामने चंद जो अरब कल्चर के बुरे एस्पेक्ट हैं, एक तो न्यूट्रल एस्पेक्ट यानी पोएट्री और जो लिटरेचर और क्रिएटिविटी है ना, और ओरेटरी स्किल और मेमोरी, ये सारी चीजें जो लिटरेरी एस्पेक्ट से अरब की थी वो मैंने आपके सामने वाज़ह कर दी। उनके जो नेचुरल रीजंस थे वो वाज़ह कर दिए। फिर मैंने आपके सामने जो है वाइल्ड प्रैक्टिसेस जो थी अरब के अंदर, बुरी प्रैक्टिसेस जो थी कुरैश के कल्चर में, वो भी आपके सामने वाज़ह कर दी। जैसे ड्रिंकिंग हो गया, एडल्ट्री हो गया, डिस्टॉर्टेड मैरिज प्रैक्टिस हो गया, बरिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने वाज़ह कर दी। चंद गुड क्वालिटीज पे भी हम नजर डाल लेते हैं। अरब के अंदर जो चंद अच्छी क्वालिटीज थी जिनका जानना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटीज को नहीं जानेंगे तो बैलेंस ओवरऑल अरब के कल्चर की पिक्चर हमारे सामने नहीं आएगी। तो अच्छी क्वालिटीज क्या क्या थी अरब के अंदर? एक बहुत 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 अच्छी क्वालिटी अरब के अंदर थी कि वो अपनी जबान के पक्के थे, ठीक है, अपने जबान के पक्के थे। दौरे जाहिलियत में भी और जंग जिदाल के बीच भी और जो लूटपाट के बीच भी और कत्ल गारतगिरी के बीच भी अरब अपनी जबान के पक्के थे। लिहाजा वो जब जबान देते थे उससे पीछे नहीं हटते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी खुसूसियत थी अरब की, और बहुत बड़ी खुसूसियत थी। और वल्लाही दौरे जाहिलियत के बावजूद ये खुसूसियत इतनी ज्यादा थी उनके यहाँ कि आज आप मुसलमानों के अंदर भी इस बात को उस दर्जे पे नहीं पाएंगे। जनरल लेवल पे मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान जो है वो बदतर है उन अरब से, नहीं। एक मोमिन हर हाल में बेहतर होता है काफिर से, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अपने बात पे
खड़े रहना, अपने बात पे जमे रहने का जो एस्पेक्ट था अरब के अंदर, वो जेनरिक लेवल पे आज के मुसलमानों से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुसूसियत थी अरब की। दूसरी अरब की खुसूसियत थी कि वो ट्रीटी को, यानी सुलह को जो है वो अहमियत देते थे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो ट्रीचरी नहीं करते थे और वो सुलह तोड़ के जो है हमले नहीं करते थे और वो जो है लूटपाट नहीं करते थे, वो सब करते थे, लेकिन जेनरिक लेवल पे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जेनरिक लेवल पे ट्रीटी की अहमियत बहुत थी और ट्रीटी तोड़ने को अरब में मुत्तफिक अलह तौर पे, मजमूई तौर पे बहुत बुरा माना जाता था। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे एस्पेक्ट थे अरब के कल्चर के, जिसका समझना जरूरी है, वरना आप बैलेंस्ड ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अरब के कल्चर का नहीं समझ पाएंगे। और जब तक ये बैलेंस्ड पिक्चर आपके सामने नहीं होगी ओवरऑल, तब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और आपके जो पैगाम है और आपके जो काम है उसको प्रॉपर यानी थॉरो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में नहीं आएगी। तीसरी चीज जो अरब के अंदर खासियत थी वो थी करेज। जैसा मैंने पहले बताया कि करेज क्यों लाजमी नतीजा था, क्योंकि ट्राइबल वर्ल्ड था, जंग जिदाल हमेशा होती रहती थी, रेड्स हमेशा पड़ती रहती थी, लूटपाट का मामला था और जंग को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था अरब कल्चर के अंदर। ठीक है, जंग फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज नहीं है अगर जरूरत के मुताबिक हो, लेकिन वहां बेजरूरत होती है जंगे। ठीक है, अगर जालिम को मजा चखाने के लिए और मजलूम की तरफ से लड़ने के लिए जंग लड़ी जाए तो ये बहुत अच्छी जंग है। अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए जंग लड़ी जाए तो ये बहुत अच्छी जंग है। इस पर हम तफसीली कलाम करेंगे जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी को पढ़ेंगे तो। लेकिन बेवजह की बातों पे जंग जो है, कबायली असबियत पे जंग, खानदानी झगड़ों पे जंग, जमीन और जायदाद के लिए जंग, ठीक है, औरतों के मसले पे जंग, शराब के लिए जंग, घमंड के लिए जंग, ठीक है, जमीन के टुकड़ों के लिए जंग, ठीक है, मखसूस खित्ते वाले दूसरे मखसूस खित्तों वालों से जंग, इंसान की बनाई हुई बाउंड्रीज के बिना पर की गई जंग, ये सारी जंगें जो है, ये सारी की चरी मबगूज और बहुत बुरी और बदतर जंगें हैं। तो ये अल्लाह को बहुत नापसंद है, लेकिन ये जंगें बहुत कॉमन थी अरब के अंदर। लेकिन इस जंग का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि इस जंग के नतीजे में अरब बिलअमूम बहादुर हुआ करते थे। कोई मर्द जो है अरब के अंदर जो है वो डरपोक नहीं होता था। ठीक है, कुछ बहुत बहादुर होते थे, कुछ मॉडरेटली बहादुर होते थे, कुछ कम बहादुर होते थे, लेकिन ऑन अ जनरल लेवल अगर हम अपने जमाने से कंपेयर करें तो अरब जो है वो बहादुरी में बहुत आगे थे। ठीक है, चौथी अच्छी क्वालिटी क्या थी अरब के अंदर कि मेहमान नवाज थे, ऑनरिंग द गेस्ट की क्वालिटी उनके अंदर बहुत थी। और मेहमान नवाजी जो है वो बहुत अच्छी चीज है, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है। किसी ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, क्यों बनाया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना दोस्त बनाया है चंद क्वालिटीज की वजह से बनाया है। उनमें से एक प्रोमिनेंट क्वालिटी ये है कि मैं मेहमान को यानी मेहमान नवाजी करता हूँ। जब भी मेरे पास कोई मेहमान आता है तो मैं उसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाता हूँ। तो अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। तो ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि अरब के अंदर बहुत सारी बुरी क्वालिटीज मैंने आपके सामने बयान की, और अक्सर जो है बुरी क्वालिटीज ही बयान की जाती हैं, लेकिन चंद अच्छी क्वालिटीज भी मालूम होनी चाहिए प्री इस्लामिक अरब के अंदर। तो ऑनरिंग द गेस्ट एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। यहाँ तक कि अरब के अंदर अगर किसी के पास 2 ऊंट होता था, सिर्फ 2 ऊंट, और ऊंट लाइफ लाइन थी अरब की, ऊंट के बगैर उनकी जिंदगी नहीं चल पाती। ठीक है, सारे तिजारत, सारा काम और सारी की सारी जो है वो जिंदगी उनकी ऊंट के इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो अगर सिर्फ 2 ऊंट होता था और कोई मेहमान आ जाता था तो वो शख्स जो है वो ऊंट को ज़बह कर देता था अपनी एक, और मेहमान के को खिलाने में लग जाता था। तो इस किस्म का मामला जो था वो अरब के अंदर बहुत ज्यादा था। पांचवी अच्छी क्वालिटी थी किनशिप, यानी रिश्तेदारी के हुकूक जो है वो अरब बहुत बढ़ चढ़ के अदा करते थे। कोई शख्स जो है अपने बाप के मुखालिफ नहीं हो सकता था, अपने बाप की बुराई सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, अपने खानदान वालों के खिलाफ कोई अगर बोल जाता था तो अरब जो है वो उस चीज को तस्लीम नहीं करते थे। अच्छा, ये चीज भी एक्सट्रीम पर चली जाए तो बहुत बुरी चीज हो जाती है। यानी किनशिप यानी रिश्तेदारी के हुकूक और रिश्तेदारी को लेकर लॉयलिटी जो है वो अगर मॉडरेशन में हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये हक को लेके लॉयलिटी से अगर बढ़ जाए तो फिर ये बहुत बुरी चीज हो जाती है। इस्लाम में जो है लॉयलिटी असल में हक को लेके है, बाकी तमाम लॉयलिटीज जो है वो सबसर्वियंट है, वो नीचे हैं, है ना। असल लॉयलिटी जो है वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके और हक को लेके। तो ये जो किनशिप को लेके लॉयलिटी है, फैमिली लॉयलिटी जो है, ये भी अरब के अंदर बहुत ज्यादा थी और ये एक्सट्रीम पे थी। ठीक है, और जाहिर है कि फैमिली लॉयलिटी थी तो ट्राइबल लॉयलिटी थी अरब के अंदर बहुत ज्यादा। और आखिरी यानी छठी गुड क्वालिटी जो थी वो ये कि अरब जो है वो हार्ड लाइफ के आदी थे, यानी वो आराम पसंद नहीं होते थे, आराम पसंद हो भी नहीं सकते थे, इतने सख्त माहौल में वो जिंदगी गुजारते थे। यानी कई कई दिन जो है बगैर खाए पिए जिंदगी गुजार लेते थे, जो है वो
चमड़े को चूस के अपनी प्यास बुझा लेते थे, बहुत लंबा सफर कर रहे हैं चंद खजूरों पे गुजारा कर लेते थे। तो अरब जो है वो आराम पसंद नहीं थे, और जो कौम आराम पसंद नहीं होती वो जमीन से जुड़ी होती है, वो मजबूत होती है ना। और जैसा कि आली मियां नदवी रहमुल्लाह ने अपनी किताब नबी रहमत में बहुत तफसील से इसको बयान किया है कि जो अरब हार्ड लाइफ और जो थी ना अरब की, जो वो मजबूत लोग थे, उनके अंदर जो मजबूती पैदा हुई थी, आराम तलब नहीं होते थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अरब में जो है नाजिल करने को मुनासिब समझा। क्यों? क्योंकि जो इस्लामी दावत के लिए जो जद्दोजहद, जो कुर्बानी, जो बहादुरी, जो डेडिकेशन दरकार थी, वो अरब के अंदर ही पाई जाती थी और किसी दूसरे सोसाइटी के अंदर उस लेवल पे नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो टफनेस जो थी वो अरब के अंदर बहुत ज्यादा थी। आप इसके कंपैरिजन में रोमन एम्पायर को देखेंगे तो वहां के जो फाइटर्स थे वो तो टफ होते थे, लेकिन वहां के लोग बहुत, यानी यूं समझ लीजिए कि बहुत कमजोर किस्म के, क्योंकि अय्याश और आराम तलब लोग जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। आज भी आप देख लें कि जो गरीब तबका होता है हमारे यहाँ का, वो मजबूत होता है, उसके अंदर जो है मुकाबले की सलाहियत होती है। और पढ़ा लिखा अमीर तबका जो है हमारे यहाँ, वो कमजोर होता है, वो कुर्बानियां नहीं दे सकता इतनी आसानी से। ठीक है, तो ये हमेशा से ट्रू रहा है। अरब चूंकि वो हार्ड लाइफ के आदी थे, उनको शिकायत करने की आदत नहीं थी, यार आज खाने में ना नमक नहीं है, या इस खाने में जो है वो मजा नहीं है, या इसमें मिर्च की कमी रह गई, इस किस्म की शिकायत का आदी नहीं था, जो मिल गया वही बहुत था उसके लिए। तो हार्ड लाइफ के नतीजे में लोग जो है बहुत टफ पैदा हुए अरब के अंदर, और लोग टफ पैदा हुए तो लोग मजबूत हुए, और लोग मजबूत हुए तो एक बहुत अजीम दावत जो अरब के अंदर उठने वाली थी, उसके सपोर्ट के लिए जरूरी था कि टफ लोग जो हैं वो उसके अव्वलीन अलंबरदार बने। ठीक है, सातवीं अच्छी चीज पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सातवीं अच्छी चीज ये थी कि अरब जो है बहुत सादा तबीयत थे, यानी डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर वेरी एक्सेलेंट इन पोइट्री एंड लिटरेचर, वो करप्ट फिलोसफी, करप्ट वर्ल्ड व्यू के कायल नहीं थे। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप यानी नेक्स्ट टर्न पे हम पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, दो बड़े एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे उस जमाने में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत से पहले पर्शियन एंड रोमन एम्पायर का क्या हाल था, क्योंकि उसका समझना इसलिए जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब फैलेगी दुनिया के अंदर, तो उसके असरात जो रोमन एंड पर्शियन एम्पायर पे पड़ेंगे, और फिर बाद में जो रोमन एंड पर्शियन एम्पायर फतह होगा, तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म को समझने के लिए जरूरी है कि हमें रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बारे में मालूम हो, जो दो मेजर वर्ल्ड पावर थे उस जमाने में। तो उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, रोमन एंड पर्शियन एम्पायर के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बस हिंट देता चलूं कि जो रोमन एंड पर्शियन एम्पायर थे वो बहुत बड़े सिविलाइजेशंस थे, और जो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस होते हैं वहाँ जो कंफर्टेबल लाइफ होती है, कंफर्टेबल लाइफ जहाँ होगी वहाँ ही फिलोसफी का डेवलपमेंट होता है। जहाँ हार्ड लाइफ होती है वहाँ फिलोसफी उस तरह डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि फिलोसफी इज द एजुकेशन, इज द यूं समझ लीजिए कि फिलोसफी इज द लैंग्वेज ऑफ एलीट। ठीक है, जो समाज जो है तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हो जाता है, वही फ़लसफ़े में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। जिस आदमी को सुबह शाम जो है वो बिजनेस करना है, जिस इंसान को सुबह शाम रोटी चावल का जुगाड़ करना है, वो अपने आप को फ़लसफ़े में नहीं डुबा सकता है इतनी आसानी से। ठीक है, तो अरब के अंदर चूंकि टफ लाइफ थी, हार्ड लाइफ थी, इसलिए कोई करप्टेड फिलोसफी डेवलप नहीं हुई अरब के अंदर। मुशरिक थे वो, ठीक है, वो जानी थे, वो ड्रंक थे, ठीक है, वो और भी चंद बुराइयां अपने अंदर रखते थे, लेकिन उनका जो नोशन था दुनिया को लेके, वो दुनिया को लेके उनका कोई वर्ल्ड व्यू पुख्ता नहीं था। बस जो उनको सही लगता था वो कर लेते थे, लेकिन कोई मखसूस फलसफे को वो नहीं मानते थे। ठीक है, यही मामला जो है आमतौर पे मुशरिकीन सोसाइटीज का होता है। यानी आप हिंदुस्तान के अंदर भी, हनूद के अंदर देख सकते हैं कि उनके यहाँ जो है एक खास किस्म का वर्ल्ड व्यू नहीं है, शिर्क है उनके यहाँ, और भी जो हजार किस्म की गुमराहियां हैं, लेकिन उनके यहाँ फलसफा कोई बहुत मजबूत नहीं है। आप उनसे जाके पूछें कि ऐसा तुम काम क्यों करते हो, या ये चीजें इबादत ये क्यों करते हो, या ये जो रसूमात है वो क्यों करते हो, तो उनके पास कोई इस्तदलाल नहीं होता, कोई अकली दलाइल या कोई फलसफियाना दलाइल नहीं होते उनके पास। इसके बरअक्स अगर आप यानी क्रिश्चियन कंट्रीज में जाएं और इंग्लैंड और अमेरिकन के पास जाएं या रशियंस के पास जाएं, तो अगर आप उनके मानने वालों से पूछेंगे कि आप ये काम क्यों करते हैं, तो उनके पास अकली दलाइल होते हैं, वो उनके पीछे फलसफा होता है ना, उनके पास रैशनल एंड लॉजिक होती है। ये अलग बात है, गलत दोनों है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे जो मुशरिकीन की सोसाइटी होती है उसमें अकली इस्तदलाल उनके अपने तर्ज जिंदगी का, अपने फलसफे का नहीं होता,
लेकिन जो डेवलप्ड सिविलाइजेशंस होते हैं या स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि रोमन एंड पर्शियन एम्पायर उस जमाने में थे, आज के ज़माने में अमेरिकन सिविलाइजेशन यूँ कह लीजिए या वेस्टर्न सिविलाइजेशन बाय एंड लार्ज कह लीजिए, तो उनके पास अपने गलत आमाल का और अपने गलत अफ़आल का अकली इस्तदलाल भी होता है, फलसफियाना इस्तदलाल भी होता है, फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन भी होता है, दो रॉन्ग होता है लेकिन दे हैव देयर ओन फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन। तो ये चीज़ बाज़ दफ़ा फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन इंसान को हक़ को कबूल करने में माने बन जाती है। अरब के अंदर ऐसा कोई फिलोसफी का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं था, पोइट्री थी लेकिन फलसफा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वर्ल्ड व्यू उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। किसी मखसूस नज़रिया फ़िक्र जो था कायनात के बारे में और निज़ाम ज़िंदगी के बारे में उनका ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी जो यूँ समझ लीजिए कि फर्टाइल ग्राउंड बनी इस्लाम की आमद के लिए अरब के यहाँ। तो जिस तरह मैंने आपके सामने अरब की बुराइयों का बयान किया और अरब के अंदर जो खबासतें थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले उसका बयान किया, उस तरह अच्छाइयाँ भी बयान करना जो है वो अदल का तकाजा था। लिहाजा मैंने आपके सामने अच्छाई और बुराई दोनों बयान कर दी। तो मजमूई तौर पे अरब के कल्चर का और खुसूसन कुरैश के कल्चर का एक ओवरव्यू आपके सामने अब आ चुका होगा, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और नेक्स्ट टर्न पे, जैसा कि आप अपने सामने अपकमिंग लिखा हुआ देख सकते हैं, हम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर ऑफ बिफोर इस्लाम यानी रोमन एंड पर्शियन एम्पायर बेसिकली उनका एक थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और फिर हम वापस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादे यानी हाशिम जो कि कुसई इब्न किलाब के पोते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादे, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी यानी शॉर्ट में ब्रीफ में हम पढ़ेंगे और फिर हम यानी अब वी आर कमिंग क्लोज टू दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम जो अपनी स्टडी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से बहुत करीब अब होते चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में ये चंद चीज़ें जो है वो ज़रूरी थी जो मैंने आपके सामने वाज़ह कर दी। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपके सामने इसके बाद आएंगी, वो भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट टर्न पे ये मैप के ज़रिए मैं आपको वाज़ह करूँगा पर्शियन एंड रोमन एम्पायर के बारे में। तो वो इसको अभी हम यहीं पे रहने देते हैं। अरब कल्चर की और खुसूसन कुरैश के कल्चर का जो डिस्क्रिप्शन मुझे आपको देना था वो मैंने दे दिया है इंशाअल्लाह। मैं इस बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला इस मजलिस को दर्जे कबूलियत अता फरमाए और कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो शॉर्ट में अब अपने सवालात जो है रख सकते हैं। मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा सवालात नहीं लूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।